तुम लोगों ने नोट्स कॉपी किए हैं भाई? कहाँ तक किए हैं ये बता दो यार। हम्म। हेलो। आवाज नहीं पहुंच रही? आ रही है सर। जो मैंने तुम्हें नोट्स सेंड किए हैं ये बता दो, तुमने कहाँ तक कॉपी की, कौन से पेज नंबर तक कॉपी की है, एक बार ये बता दो। एक मिनट सर, मैंने चेक नहीं किया था पेज चेक नंबर। कर लो। पता नहीं वो टाइम से गिन जाते सर 4 तक किए थे। हैं। जो मैंने उसके बाद सेंड किए हैं वो नहीं किए तुमने? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, बेंडिंग ऑफ रोड्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह के जो। सर पढ़ लिए थे। नहीं तो उन नोट्स तो बनाना ही है ना, पढ़ने से खाली काम कोई चलेगा? अगर पढ़ने से काम चलता है तो मैं तुम लोगों को नोट्स, अपने नोट्स बनाने को क्यों कहता हूँ? रिया। ये सर मेरे को लगा था कि पढ़ने थे तो मैंने नहीं, सोचा। देखो तुम अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर वही प्रॉब्लम आएगी। मतलब तुम्हें नोट्स हर सूरत में बनाना है। मतलब अपने हैंड रिटन नोट्स आदमी हमेशा याद रख सकता है। और उससे कम से कम क्या होगा कि एक बार तो एटलीस्ट तुम चीजों को अपने हाथ से लिखोगे। यस सर, मैं आगे से ध्यान चलो आज ना हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को डील करेंगे। ये ध्यान रखना कि ये चैप्टर है छोटा सा ही, पर इसकी रूट्स काफी लंबी हैं। ये पूरी वर्क पावर एनर्जी में पूरी तरह से घुसा पड़ा है, और फिर आगे के बहुत चैप्टर्स में भी इसका यूटिलाइजेशन होता रहता है कहीं ना कहीं। किसी भी चैप्टर में उठा के सर्कुलर मोशन घुसा देते हैं। एक तो तुम ये देखो कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, बेसिकली फोकस करो सबसे पहले कि यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है एक्सेलरेशन। तो अगर हम एक्सेलरेशन से फेमिलियर हैं लीनियर काइनेमेटिक्स में, क्या कहलाता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, सही बात है। अब ये जो चेंज इन वेलोसिटी है, क्योंकि वेक्टर है, तो ये डायरेक्शन वाइज भी चेंज हो सकती है, और मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड वाइज भी चेंज हो सकती है, और दोनों में भी तुम्हें चेंज देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली जो हम चेंज कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी का, वो हम, चूंकि वेलोसिटी वेक्टर है, तो हम वेक्टर सबट्रैक्शन से करेंगे। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है। तो यस सर। जिस तरफ चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर डायरेक्टेड होगा, उसी तरफ एक्सेलरेशन डायरेक्टेड होगा। जैसे मैं तुम्हें थोड़ा बेसिक से हेल्प कर देता हूँ अभी। जैसे अगर हम एक रोड पे ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, एक बॉडी 2 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रही है, थोड़ी देर बाद उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होकर 4 मीटर पर सेकंड हो जा रही है। तो तुम देखो, ये वी फाइनल है, ये वी इनिशियल है। जब हम चेंज कैलकुलेट करेंगे तो हम लिखेंगे वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। बेसिकली मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स होता है, नथिंग बट द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। कौन कौन से वेक्टर ऐड करेंगे? वी फाइनल के साथ वी इनिशियल का नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर होता है सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो तुम देखो, ये वी फाइनल है, और इसके साथ हम माइनस वी इनिशियल को ऐड करेंगे, तो ये माइनस वी इनिशियल है। हमने डायरेक्शन रिवर्स कर दी, 180 डिग्री पर मैग्नीट्यूड रखा है सेम। अब एडिशन जब वेक्टर का हम ज्योमेट्रिकली करते हैं, तो एक के हेड से दूसरे की टेल को ज्वाइन करते हैं ऐसे, फिर फर्स्ट वेक्टर के हेड से टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक जब जाते हैं, तो ये फाइनली चेंज है। तो ये जो मैग्नीट्यूड है, दिस होल लेंथ माइनस दिस 4 - 2, तो 2 आ रहा है यहाँ। और इसकी डायरेक्शन देखना किस तरफ है। यहाँ 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी का चेंज है along द सेम रोड ऑन विच बॉडी इज इंक्रीजिंग इट्स वेलोसिटी। मतलब ईस्ट में अगर है तो ईस्ट में ही चेंज है।
बोलो ये बात समझ आ रही है कि? यस सर। यस सर। हाँ, पर अगर Yes. हम सपोज करें कि हम किसी सर्कुलर मोशन को देखें अगर, तो सर्कुलर मोशन को मैंने तुम्हें कल बताया था, किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी टेंजेंशियली डायरेक्टेड होती है। तो अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है v इनिशियल, और थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी तुम्हें ये यहाँ पे दिखने लगे, यहाँ पे भी मान लो वो कांस्टेंट स्पीड मेंटेन रख रहा है 2 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑनली। तो यहाँ पे भी जो हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी में तो चेंज है, मैग्नीट्यूड में नहीं हुआ वो बात अलग है, डायरेक्शन में चेंज होगा। तो v फाइनल माइनस v इनिशियल, अब v फाइनल तो ये सेम है, इसके साथ मुझे ऐड करना है माइनस v इनिशियल। अब माइनस v इनिशियल ये 180 डिग्री पे होगा सेम मैग्नीट्यूड का, तो मैं इसके साथ ऐड करूंगा, ये कौन होगा, माइनस v इनिशियल। तो तुम देखो ये है एक्चुअली में, ये एरो जो मैंने अभी नया बनाया लेटेस्ट, ये है v फाइनल प्लस माइनस v इनिशियल, जो कि v फाइनल माइनस v इनिशियल मतलब डेल्टा v को शो कर रहा है। तो जो इस प्रोसीजर में व्हाइल मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, जो चेंज इन वेलोसिटी है वो इस तरफ डायरेक्टेड है, दिख रही है तुम्हें? Yes, sir. तो इस प्रोसीजर में एक्सेलरेशन भी इसी तरफ डायरेक्टेड होगा व्हाइल मूविंग फ्रॉम ए टू बी। अगर हम ऑन रोड मूव कर रहे थे, तो जब हम पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ से यहाँ इंक्रीज कर रहे थे, तो वहां चेंज इन वेलोसिटी भी इस तरफ ही थी, तो एक्सेलरेशन भी इसी तरफ था। समझ पा रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं? यस सर। Yes, sir. तो जिस तरफ चेंज इन वेलोसिटी है उस तरफ हमेशा एक्सेलरेशन डायरेक्टेड होगा, ये तो आ जाएगी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। तो जैसे सर्कुलर मोशन में ए से बी पे जब हम जाएंगे तो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो सर्कुलर मोशन में जब बॉडी ए से बी पे जाएगी तो उसका एक्सेलरेशन भी इस तरफ डायरेक्टेड होगा। समझ गए ना इसकी बात? यस सर। अब जब हम यहाँ बात कह रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो जरा जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। अगर जैसे सपोज करो कि भाई कोई एक स्टूडेंट है, उसका नाम है राम, तो ये राम एक कैरेक्टर है, पर इसको ना हम कभी तो हम एज अ सन देख रहे हैं, कभी हम इसको एज अ ब्रदर देख रहे हैं, कभी हम इसको एज अ स्टूडेंट देख रहे हैं, कभी हम भाई इसको एज अ डॉक्टर देख रहे हैं। तो ये देखो एक ही आदमी के सामने कितने सारे नाम जोड़ दिए, पर वो आदमी तो वही है। समझ रहे हो ना भाई? Yes, sir. यस तो सर। तो इसी तरह से अगर हम मतलब चेंज इन वेलोसिटी को नॉर्थ की तरफ ऑब्जर्व करते हैं, अगर चेंज इन वेलोसिटी ईस्ट की तरफ डायरेक्टेड है तो इसका नाम होगा ईस्ट एक्सेलरेशन। अगर चेंज इन वेलोसिटी नॉर्थ की तरफ डायरेक्टेड है तो इसका नाम होगा नॉर्थ एक्सेलरेशन। बेसिकली है क्या, ये चेंज इन वेलोसिटी टुवर्ड्स नॉर्थ है, चेंज इन वेलोसिटी टुवर्ड्स ईस्ट है। समझ, पर है बेसिकली एक्सेलरेशन ही। हमने ये क्यों आइडेंटिफाई करा, क्योंकि इसको देखने से पता चलता है कि कोई स्कूल लाइफ से जुड़ा हुआ कैरेक्टर है, इसको देखने से पता चलता है कि कोई फैमिली में मतलब दो भाई बहन है उनके बीच का कैरेक्टर है, ये पेरेंटल रिलेशनशिप को शो करता है, ये प्रोफेशनली वो क्या करता है, देखो ये पता चलता है नाम को देख के कि मतलब बेसिकली हम किसको डील कर रहे हैं। यस सर। तो जब बात आई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को भी इसी तरह ही नाम दिया गया। मतलब ऐसा जो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ जरूरी नहीं है ऐसा हो, पर मैं तुम्हें वैसे ही लर्निंग पर्पज से थोड़ा याद रख लो तुम लोग, ऐसे बता रहा हूँ। मतलब सेंट्रीपिटल जो है अगर हम इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, तो तुम ऐसा समझ लो कि सेंटर ओरिएंटेड। अब ऐसा देखो कि अगर हम ये कहते हैं कि एक पार्टिकल यहाँ पे है, जब वो थोड़ी देर बाद यहाँ पे चला जाएगा तो वो इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जाएगा, तो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ ऐसे डायरेक्टेड होगा। तो तुम ये देखो ये जो ये वाला पार्ट है ना इतना, मतलब मैं तुम्हें वैसे ही बता रहा हूँ, ऐसा तो जरूरी नहीं है कैसा। तुम ये देखो ये जो ये पार्ट है, ये तुम्हें कैसा लग रहा है, ये तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है जैसे
रोज पेटल होती है। यस सर। तो भाई इसका नाम सेंट्रिपिटल का मतलब एक ऐसी सेंटर की तरफ कोई एक लीव जैसी है कोई कि जिसकी तरफ एक्सेलरेशन डायरेक्टेड है, इसका नाम भैया सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगी। तो बेसिकली सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन से मतलब है सेंटर ओरिएंटेड एक्सेलरेशन। और जब हम सेंटर ओरिएंटेड एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि देयर मस्ट बी अ चेंज इन वेलोसिटी टुवर्ड सेंटर, इसलिए इसका नाम हमने सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन रखा है। समझ गए? यस सर। तो अब हमें ये यस सर। कैलकुलेट करना है कि जब कोई बॉडी, अब यहाँ पे भी दो तीन तरह की मोशन हो सकती है। पहले हम डील करेंगे कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रही है, if a particle is moving on a circular path of radius r with constant speed, velocity word यूज नहीं करा है मैंने, with constant speed v। तो यहाँ पे तुम ये ध्यान रखना स्पीड कांस्टेंट है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है बोलो? 0। जीरो। भाई अगर किसी बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है, यहाँ पे भी वही स्पीड है, यहाँ पे भी वही स्पीड है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर की तरह डील होती है, इतना तो तुम नाइन्थ में पढ़ के ही आए होंगे। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ एम वी स्क्वायर है, अगर वी नहीं बदलती तो नो लॉस और गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो जब हम यहाँ पे उसे ऑब्जर्व करेंगे तो ये हमने उसकी इनिशियल कंडीशन को ऑब्जर्व किया एट टी इक्वल टू जीरो, ये वेलोसिटी है जो डायरेक्टेड है टेंजेंशियल। अब थोड़े टाइम बाद देखो, मैं तुम लोगों को एक ब्रॉडर व्यू दे रहा हूँ यहाँ पर, ये इतना बड़ा व्यू नहीं है, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है। अभी हम देखेंगे क्या होता है कि जब ये बॉडी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गई तो हमने मान लिया कि यहाँ से यहाँ पहुंचने का जो टाइम है वो टी इक्वल टू जीरो है, और ड्यूरिंग टाइम डी टी वो दूसरे पॉइंट पे पहुंच रही है, ए से बी पे। तो वहां पे जो उसकी वेलोसिटी है वो किस तरफ डायरेक्टेड होगी? वो उस जगह जो टेंजेंट होगा वहां डायरेक्टेड होगी। तो मैं कलर ही दूसरा चीज कर देता हूँ ऐसे। बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? नो सर। ये यहाँ पे भी v है। अब देखो ये है बेसिकली v इनिशियल और ये है v फाइनल। तो तुम यहाँ देख रहे हो कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं है, पर वेलोसिटी तो वेक्टर है, तो चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो, चाहे डायरेक्शन चेंज हो, चाहे दोनों चेंज हो, हमेशा चेंज हो जाएगी। और जो चेंज इन वेलोसिटी है यूनिट टाइम में, हम उसी को एक्सेलरेशन डील कर लेंगे। अब तुम जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हम पॉइंट बी पे जो है, तो हम इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करने की कोशिश करते हैं। एक कंपोनेंट मैंने ये किया है और दूसरा कंपोनेंट किया है मैंने। तुम थोड़ा सा इसको सीरियसली पढ़ना है चैप्टर को, ये काफी छोटा और इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, ये कहीं पे भी तंग करने आ जाता है। ये डी थीटा है, ये अल्टरनेट एंगल है, ये डी थीटा है, ये 90 माइनस डी थीटा है। तो ये वाला एंगल कितना होगा? डी थीटा। ये डी थीटा होगा। तो अगर हम यहाँ वेलोसिटी के कंपोनेंट करते हैं तो ये तुम साफ दिखेगा कि ये v cos डी थीटा है और ये v sin डी थीटा है। एग्री हो ना इस बात से? हाँ यस सर। सर। तो while moving from A to B during time t, ड्यूरिंग टाइम dt। अब देखो एक एक चीज को नोट करना। एट ए वेलोसिटी टुवर्ड्स सेंटर कितनी है? मैं तुम्हें एक बात थोड़ा सा पहले डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ, सुनो जरा ध्यान से कि यहाँ पे हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये पार्टिकल जो है ये कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, मतलब
क्यों सेंट्रीपिटल है उसके लिए कॉज भी समझ लो जरा एक बार, कि देखो होगा क्या कि जब किसी सर्कल पर हम ट्रेवल कर रहे होंगे तो ये बॉडी यहाँ से यहाँ पहुंचेगी, यहाँ से यहाँ पहुंचेगी, फिर ये, तो हमेशा तुम देखोगे तो इसकी वेलोसिटी सर्कल के लिए टेंजेंशियली डायरेक्टेड होगी, होगी। ठीक है ना भाई। तो जब इसकी वेलोसिटी हमेशा ही टेंजेंशियली डायरेक्टेड होगी और हमेशा इसकी स्पीड v मेंटेन रहेगी, हम यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी v है, v सब जगह v है, तो थ्रू आउट द मोशन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है? जीरो। 0 है। तो जब किसी सिस्टम के ऊपर वर्क करता है तो व्हेन वर्क इज डन ऑन अ सिस्टम, तो भैया जब कोई आदमी काम करता है तो वो रिफ्लेक्ट भी होता है कि मतलब ये काम हुआ है। कैसे रिफ्लेक्ट होगा? कि जो आदमी ने 10 जूल वर्क किया है तो आदमी की एनर्जी या तो सिस्टम में घुस के सिस्टम की एनर्जी को बढ़ा देगी, या अगर सिस्टम में से आदमी ने कुछ एनर्जी ली है तो आदमी के अंदर स्टोर हो जाएगी वर्क करने की कैपेबिलिटी। एक जनरल सा एग्जांपल समझ लो, तुम लोग फूड खाते हो सुबह सुबह दोपहर को भी, तो तुम्हारे अंदर उस फूड के ब्रेक होने से जो एनर्जी मिलती है वो तुम्हारी बॉडी को कैपेसिटी देती है ना काम करने की। यस सर। फिर तुम यस सर। फिर तुम पता चला कि 10 किलो का वजन उठा के तुम लोग बिल्डिंग पे चढ़ गए, तो तुमने उसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा दिया। हाँ सर, बढ़ा दिया। तो तुमने खाना खाया, वो तुम्हें एनर्जी मिली और फिर तुमने उसको बिल्डिंग पे चढ़ाया, तो तुम्हारी बॉडी में से निकल के वो एनर्जी उस जो तुम वेट ऊपर लिफ्ट कर रहे हो उसमें चली गई, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। यस सर। तो अगर एक सिस्टम में एनर्जी का फ्लो तुम्हें दिख ही नहीं रहा है तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि वर्क डन कितना है? जीरो। जीरो। तो तुम ये देखो कि ये जो ये बॉडी सर्कुलेट हो रही है सर्कल पर, इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं है और इसका लेवल सेम है, एक ही लेवल पे ये घूम रही है। हॉरिजॉन्टल सर्कल अगर ये हम मान लें तो हम ये कहेंगे कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी में भी कोई गेन नहीं है। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे भाई कि इसके ऊपर वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। जब हम कहेंगे कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल थ्रू आउट द सर्कुलर मोशन मेंटेन्ड अ कांस्टेंट, then work done by external sources on the system comes out to be zero, otherwise we would have been looking at some change in energy। एग्री हो ना इस बात से? यस सर। अब तुम ये सोचो इसमें कि जब भैया इसमें कोई एनर्जी चेंज तो हुई नहीं, अब अगर हमने थोड़ा वर्क को पढ़ा है तो वर्क है स्केलर, जो फोर्स एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट दूसरा वेक्टर है, इनके मल्टीप्लीकेशन से एक स्केलर मिलता है। तो ऐसा कहाँ पे होता है? डॉट प्रोडक्ट में होता है। यस सर। तो इसका मतलब ये समझो कि यहाँ पे अगर कोई फोर्स इन्वॉल्व है, पहले तो ये देखेंगे है या नहीं है। अब ये बात कैसे पता चलेगी कि फोर्स इन्वॉल्व है या नहीं है? देखो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, बोलो। यस सर। यस सर। यस न्यूटन सेकंड सर। लॉ से। और एक्सेलरेशन होता है भाई चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर इस फिगर में चेंज इन वेलोसिटी है तो यहाँ एक्सेलरेशन है, और बॉडी चूंकि मासिव है तो वहां पे फोर्स भी है। यस सर। तो पहले तो ये बताओ कि क्या यहाँ चेंज इन वेलोसिटी है या नहीं है। है? यस सर। चेंज इन वेलोसिटी है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। तो ये बात 100% कंफर्म होगी कि यहाँ एक्सेलरेशन होगा ही होगा। जब एक्सेलरेशन होगा तो यहाँ फोर्स भी होगा। अब जब फोर्स होगा, अब ये बताओ हम इस बॉडी को यहाँ से यहाँ चलते हुए देख रहे हैं, तो क्या डिस्प्लेसमेंट है या नहीं है? है सर। डिस्प्लेसमेंट भी है, फोर्स भी है, फिर भी वर्क नहीं है, तो ऐसा कब होगा? जब जब कोई वेलोसिटी अपोजिट फोर्स लग रहा कांस्टेंट हो। हो। नहीं, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है तभी तो एक्सेलरेशन आया। चेंज इन वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं। वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन है, उसकी वजह से फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट तुम्हें दिख रहा है, फिर भी वर्क डन जीरो है। तो ऐसा किस केसेस में पॉसिबल है? जब इन दोनों के बीच में एंगल 90 हो। जब इन दोनों के बीच में एंगल 90 होगा तो डेफिनेटली वर्क डन जीरो होगा, इन स्पाइट ऑफ बीइंग द प्रेजेंस ऑफ फोर्स एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर। एग्रीड हो ना भाई सारे के सारे लोग? यस यस सर। सर। तो अब बस तुम जरा ये चेक कर लो एक बार इसमें कि अगर हम इस सर्कुलर मोशन को देखें, जरा एक बार इंस्पेक्ट करें थोड़ा डिटेल में, कि अगर मैं ये कहूं कि भैया
मैं बहुत छोटा सा एक डिस्प्लेसमेंट मार्क करता हूँ ऑन द सर्फेस। ये इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कौन सी बताओगे? यही तो बताऊंगा। यस सर। तो इसी तरफ ही तो फिर डिस्प्लेसमेंट है। तो जब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, तो मुझे तुम ये बताओ, अगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है तो फोर्स किस तरफ होना चाहिए? इसके परपेंडिकुलर, या तो इधर होना चाहिए या इधर होना चाहिए। यस, नहीं समझे? समझ गए सर। क्योंकि तभी तो वर्क डन जीरो होगा। हाँ सर। यस अब जब डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ होना चाहिए परपेंडिकुलर टू द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, तो तुम मुझे ये बताओ कि ये डिस्प्लेसमेंट जब ये बॉडी इधर की तरफ घूम रही है, तो तुम उस पर फोर्स इधर लगाना प्रीफर करोगे या इधर लगाना प्रीफर करोगे? या जिधर फोर्स लगाओगे इधर तो बॉडी मुड़ती है। अंदर की तरफ। तो यहाँ पे ये लेफ्ट। फोर्स, हाँ, इस डिस्प्लेसमेंट के फोर्स इस तरफ परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो भाई सेंटर यहीं तो होता है। यस सर। तो पता चल रहा है ना कि क्यों सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन कह रहे हैं। ये सेंटर ओरिएंटेड एक्सेलेरेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी भी सेंटर की तरफ ही आनी चाहिए, तभी स्पीड कांस्टेंट रह सकती है, नहीं तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी ही नहीं। यस सर। तो अब हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है। ये पता चल गया कि एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ क्यों है। मतलब चूंकि वर्क डन जीरो है। वर्क डन जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए फोर्स को। फोर्स ओरिजिनेट होता है एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन ओरिजिनेट होता है चेंज इन वेलोसिटी से। तो हम कहेंगे कि देयर मस्ट बी अ चेंज इन वेलोसिटी टुवर्ड सेंटर, जिसकी वजह से इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल 90 होगा, तो जिसकी वजह से वर्क डन यहाँ होगा ही नहीं। अब अगर हम बात कह रहे हैं कि भैया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो ये तुम्हें डायरेक्शन तो पता चल गई क्यों सेंटर की तरफ ओरिएंटेड है। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड और चाहिए। तो बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है कि बस ये चेक कर लो कि चेंज इन वेलोसिटी फॉर यूनिट टाइम, तो तुम्हारा मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा। अब ये एक्सेलरेशन किस तरफ डायरेक्टेड है? सेंटर की तरफ। सेंटर। टुवर्ड सेंटर। तो तुम्हें चेंज इन वेलोसिटी भी किस तरफ चेक करनी पड़ेगी? टुवर्ड सेंटर। टुवर्ड टुवर्ड सेंटर। सेंटर, ठीक है। अब ये देखो जरा, तुम यहाँ जो मैंने पिछले पेज पे फिगर बनाई है यहाँ पर, ये बताओ एट ए हाउ मच इज द वेलोसिटी टुवर्ड सेंटर? थोड़ा फोकस करके बताओ जरा कितनी। क्या सर? जब बॉडी पॉइंट ए के ऊपर ऑब्जर्व हो रही है तो उसकी वेलोसिटी टुवर्ड सेंटर कितनी? जीरो। 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 उसकी वेलोसिटी टुवर्ड सेंटर जीरो है, क्योंकि किसी भी वेक्टर का 90 डिग्री एंगल पर कोई रेजोल्यूशन नहीं होता। यस यस। सर। ठीक है भाई, अब देखो ध्यान से, बहुत आसान है, मतलब एक एक चीजें तुम्हें फटाफट समझ आएंगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम वेलोसिटी ऑब्जर्व कर रहे हैं पॉइंट बी की, वेलोसिटी टुवर्ड्स सेंटर। अब मैं तुम्हें थोड़ा एक बार जरा दूसरे पेज पे जाकर ठीक से एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो तुम्हें अच्छे से चीजें समझ आ जाएगी। देखो, ये हम वो सर्कुलर मोशन है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या था कि जब हम पॉइंट ए पे थे तो उसकी वेलोसिटी इस तरफ डायरेक्टेड थी। अब जब हम थोड़ा सा आगे चले गए, अब देखना भाई जरा, ये स्टार्टिंग की सिचुएशन थी। अब तुम जरा यहाँ ये देखना कि अगर हम यहाँ पे हैं तो उसकी वेलोसिटी डायरेक्टेड है इस तरफ, सही है ना? यस सर। तो ये बेसिकली एंगल ये है डी थीटा, जो कि तुम्हें विजुअलाइजेशन के लिए मैंने बड़ा दिखाया है। एक्चुअली में ये एक माइक्रोस्कोपिक एंगल है, बहुत छोटा है। तो तुम ऐसी सिचुएशन को ऑब्जर्व करो कि ये एंगल है डी थीटा, ये बेसिकली कितना बड़ा एंगल हो सकता है। मैं तुम्हें थोड़ा सा कलर चेंज करके भाई बताने की कोशिश करता हूँ। मतलब ये एंगल जो है ये कुछ इस तरह का एंगल है जो रेड लाइन और ब्लैक लाइन के बीच में। हाँ सर। तो अब इस एंगल को जरा अगर हम समझें तो ध्यान से देखें कि यहाँ पे हमने अभी थोड़ी देर पहले इस वेलोसिटी एट बी के दो कंपोनेंट बनाए हैं जो मैंने शो करे हैं फिगर में। ये तो अगर हम अगर हम थोड़ा पहले होते हैं, मतलब बी पॉइंट जहां फिगर में मार्क है उससे हम थोड़ा पहले होते हैं, यहाँ पे या फिर यहाँ पे,
तो तुम देखो कि ये दोनों कंपोनेंट ऐसे ही तो मार्क होंगे। Yes, sir. तो अब तुम ये बताओ मुझे कि जो माइक्रोस्कोपिक एंगल मैंने तुम्हारे सामने थोड़ी देर पहले बनाया था, उस टाइम पे तुम मुझे ये बताओ कि ये वाली जो लाइन है ये, मतलब एज फार एज वी आर क्लोजर टू इनिशियल पॉइंट दिस, तो ये लाइन जो है, क्या ये इस लाइन से ओवरलैप होते हुए नहीं दिखेगी तुम्हें? यस सर। तो Yes, ये sir. ये लाइन किस तरफ चली गई? सेंटर। Towards center. टुवर्ड सेंटर चली गई, बस सीधी सीधी बात है। अब तुम ये देखो वेलोसिटी टुवर्ड सेंटर एट बी कितनी होनी चाहिए? Sir, V sin d theta cos d theta. भाई कॉस क्यों हो जाएगा, साइन ही तो होगा। ये वाला कंपोनेंट ही तो इसी के साथ मर्ज होगा ना जब हम नीचे होंगे। ठीक है सर, नहीं समझ आया? आगे सर. अब छोटे एंगल के लिए ये रफ सा वर्क है भाई वैसे। अब तुम ये देखो कि फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा क्या होता है? थीटा. ठीक है, तो वी इनिशियल टुवर्ड सेंटर 0 है, वी फाइनल आफ्टर टाइम dt, क्योंकि हमने a से b तक के टाइम को dt एक्सप्लेन करा है। वेलोसिटी टुवर्ड सेंटर v साइन d थीटा है, जिसको हम लोग v d थीटा लिखेंगे। अब तुम्हें बताओ फ्रॉम a टू b चेंज इन वेलोसिटी टुवर्ड सेंटर कितनी होगी? v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो ये v d थीटा ही तो होगी। यस सर. तो हम कहेंगे कि dt टाइम में चेंज इन वेलोसिटी टुवर्ड सेंटर v d थीटा है। तो हाउ मच इज चेंज इन वेलोसिटी टुवर्ड सेंटर ड्यूरिंग 1 सेकंड? v d थीटा बाय dt यूनिट में मतलब। अपॉन। हाँ क्या कह रहे हो? सर मैं वही बोल रही थी, अपॉन अच्छा dt। अच्छा ठीक है। अब d थीटा बाय dt क्या बताया कल? ओमेगा। ओमेगा, तो सीधा लिख दूंगा v ओमेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंगुलर वेलोसिटी होती है। और जब हमने लीनियर वेरिएबल और ट्रांसलेशनल और रोटेशनल वेरिएबल में रिलेशन कल स्टैब्लिश किए थे, तब देखे थे तो भैया v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दें तो ये v स्क्वायर बाई आर भी हो सकता है, अगर मैं इस ओमेगा को v बाई आर लिख दूं। Yes, sir. या फिर अगर मैं v को आर ओमेगा लिखूं तो ये आर ओमेगा स्क्वायर भी हो सकता है। ये बात समझ आई? Yes, sir. तो Yes sir. ये किसी भी कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करने वाली किसी बॉडी का चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टुवर्ड सेंटर है। तो यही मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन है टुवर्ड सेंटर, जब किसी बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट रहती है। तो इसी का नाम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का सर्कुलेटिंग बॉडी के लिए मैग्नीट्यूड ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। कोई डाउट हो तो अभी ठीक है पूछ सर. लो। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर. ठीक। अरे जो तुम्हारे पिछले शीट थी वो पेंडिंग कोई रह रही है उसमें से, या होगी सारी? प्रोजेक्टाइल वाली. और हाँ जो भी थी, या इसके न्यूमेरिकल तुम कह रहे थे कि 2-3 न्यूमेरिकल पेंडिंग है सेक्शन के, फ्रिक्शन के रह गए सर. कब पूछोगे? कल पूछ लेंगे या आज पूछ लेंगे. अब तो तुम जब इसके एचसीवी की प्रॉब्लम करेंगे हम इसमें से सर्कुलर मोशन में से, उसमें भी फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगा, साथ ही पूछ लेना, दोनों को चैप्टर कंप्लीट करा दो 2 दिन। ठीक है सर. देखो जो बॉडी सर्कुलेट हो रही है सर्कल पे, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई ये टुवर्ड सेंटर इस तरफ एक चेंज इन वेलोसिटी यूनिट टाइम में शो कर रही है v स्क्वायर बाई आर या फिर आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये इतना एक्सेलरेशन है इसके
पास में जो बॉडी सर्कुलर मोशन में रोटेट हो रही है। तो इस एक्सल अब ये बताओ मुझे कि एक्सेलरेशन आता कहाँ से है? और से फोर्स से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो इस एक्सेलरेशन को भी तो प्रोड्यूस करने के लिए कोई फोर्स होगा। यस सर। तो उस फोर्स को अगर हम कहते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, तो वो mv²/r या फिर mr ओमेगा², जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। मतलब जैसे अगर हम कह रहे हैं कि भाई डॉक्टर, तो ये डॉक्टर है, ये इस मतलब हमारी प्लेनेट अर्थ पे कोई एक नया क्रिएशन नहीं है, ये एक ह्यूमन स्पीसीज ही तो है। हाँ सर। मतलब ऐसा तो नहीं ना कि कोई एक नया आदमी है कि बिल्कुल जैसे कि एलियन आया उसका हमने नाम डॉक्टर रख दिया। या फिर भाई कोई इंजीनियर है सपोज करो, तो तुमने इसका नाम इंजीनियर इसलिए रख दिया क्योंकि ये नॉर्मल ह्यूमन स्पीसीज से मैच नहीं होता। मतलब ये ह्यूमन ही है सर। हाँ, तो हम इन ह्यूमन में से इनका नाम चूज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशन। यस सर। तो इसी तरह से भाई ये बात अपने दिमाग में रख लेना, ये इतने सारे टीचर्स के बीच में और इतने सारे स्टूडेंट के बीच में इतना मिसकंसेप्शन है। वो ऐसा सोचते हैं हमेशा कि सेंट्रीपिटल नाम का कोई एक फोर्स होता है। मतलब ये कम से कम जेई के पेपर में इतने बच्चे गलती करके आते हैं इस सवाल को, पता है सेंट्रीपिटल नाम का कोई फोर्स नहीं होता। समझ गए? यस सर। ये बात अपने दिमाग में आज ही तुम लोग कहीं पे ठीक से स्टोर कर लेना कि कोई भी ऐसा फोर्स नहीं है इस यूनिवर्स में जो सेंट्रीपिटल फोर्स हो। तब होगा क्या कि जैसे अर्थ जो है वो सन के अराउंड रोटेट होती है, हाँ सर। तो अर्थ और सन के बीच में बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वॉल्व है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट हाँ, करता तो है। भाई इस ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम हमने सेंट्रीपिटल रख दिया क्योंकि ये सेंटर की तरफ ओरिएंटेड हो जाएगा इस केस में। हाँ सर। मतलब जैसे एक आदमी अगर भाई स्टेथोस्कोप लेके पेशेंट देखने लगे तो उसे लोग डॉक्टर साहब कहने लगेंगे। वही आदमी अगर कोर्ट में जाके मतलब प्रैक्टिस करने लगे तो उसी को लॉयर कहना शुरू कर देंगे। वही आदमी कहीं पे बाबा बन के बैठ जाए तो भैया वो योगी हो जाएगा। मतलब कुछ भी नाम रख सकते हैं हम एक ही आदमी का। यस सर। तो इस ग्रेविटेशन फोर्स को हमने बीइंग ओरिएंटेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, हमने सेंटर ग्रेविटेशन फोर्स का नाम क्या रख देना है? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स हो हाँ, जाएगा इस केस में। जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड रिवॉल्व हो रहे हैं किसी एटम में, तो इनके बीच में अगर तुम देखो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बेसिकली। पर बीइंग सेंटर ओरिएंटेड इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नाम हम सेंट्रीपिटल रख दें। जब जो व्हीकल्स हैं जब वो सर्कुलर ट्रैक पे घूमते हैं तो इनकी टेंडेंसी बाहर जाने की होती है। अभी बात करेंगे बाद में जब डिटेल में क्यों सर्कुलेटिंग कार्स या व्हीकल आप बाहर जाने की कोशिश करते हैं। तो इनको रोकता है फ्रिक्शन। यहाँ जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसकी बारी आ जाएगी, ध्यान से समझना जरा जब पढ़ेंगे तो यहाँ फ्रिक्शन बीइंग टुवर्ड सेंटर, इस फ्रिक्शन का नाम सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। समझ गए ना? यस सर। यस सर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा, ये ध्यान रखना कि कोई नए टाइप का फोर्स तुम्हारी लाइफ में इन्वेंट नहीं होने वाला। ये वही पुराने फोर्सेस हैं, बस सर्कुलर मोशन में इन विचारों को सेंटर की तरफ ओरिएंटेड होने की वजह से मतलब इनको एक नया नाम मिल जाता है। क्या? सेंट्रीपिटल। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, वर्ड्स पे तुम लोग फोकस करना जो मैं तुम्हें कहता हूँ कि कभी भी सेंट्रीपिटल फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट नहीं करता, हमेशा एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट करते हैं। उनका नेट रिजल्टेंट टुवर्ड सेंटर सेंट्रीपिटल होता है एंड बॉडी नीड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। Centripetal force never acts on a system, या centripetal force never acts on a circulating body. Actually, circulating body demands a force towards center to complete its circular motion. जैसे अगर एक रस्सी से एक तुमने एक ब्लॉक को अटैच किया है
तो जब तुम इस ब्लॉक को सर्कल में रोटेट करा पाओगे, तो जब तक ये रस्सी तुम्हारे हाथ में है तो इसको सेंटर की तरफ फोर्स मिलता रहेगा, तो ये सर्कल पे घूमती रहेगी। अगर तुमने हाथ से छोड़ दी तो ऐसे भाग जाएगी। क्यों? उस टाइम उसकी सेंटर की तरफ मिलने वाले फोर्स की डिमांड इनकम्प्लीट होगी तो बाहर चलेगी। एज लॉन्ग एज requirement of center oriented force gets completed toward the center for a circulating body, it will complete the circular motion, otherwise not. यस सर। तो यही स्लिपिंग की भी कंडीशन आती है जब हम फ्रिक्शन में देखेंगे ना। तो फ्रिक्शन में बॉडी, जब कार्स वगैरह तुमने देखा होगा, रेसिंग कार कभी कभी रेसिंग ट्रैक को छोड़ के बाहर भाग जाती है। यस सर। तो वहां स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है उसकी जो एक तरीके से इनकम्प्लीटनेस है, उसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन को एक्सीडिंग वैल्यू जब उसको रिक्वायर होने लगती है तो वहां पे वो बाहर की तरफ भाग जाती है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कल को। तुम सारे के सारे इसके नोट्स अपडेट कर लेना एक बार, जितने पेज मैंने तुम्हें सेंड किए हैं वहां तक, और फिर उसके बाद नोट्स पेंडिंग मत छोड़ना, ध्यान रख लेना। और Yes, sir. ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा ठीक से इसको कंटिन्यू करना। आज छुट्टी पे कौन कौन? ये होगी शाम भवी। क्लास में अच्छा, आइए आज। चलो ठीक है भाई, कल मिलेंगे फिर, हैं? थोड़ा इसको पढ़ के आना ठीक से, कोई डाउट होगा तो कल डिस्कस करें। गुड नाइट सर। गुड गुड नाइट सर। गुड